तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे उस शख्स की कहानी जो एक समय पुलिस से भागा भागा फिरता था। घर जा नहीं सकता था, बाहर कहीं रहने का ठिकाना नहीं था। कभी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे सोना, कभी खाली इमारतों की टेरेस पे जाके सो जाना, कभी रेलवे ब्रिजेस पे जाके सो जाना, और कभी फुटपाथ पे, और कभी बार रात को जो चलती थी मुंबई में, डांस बार, बियर बार, बंद होने के बाद उनके शटर के बाहर सो जाना। ये उसकी जिंदगी थी। पुलिस पीछे और वो आगे भागता था। बहुत बार पकड़ा गया, लेकिन आज वही पुलिस जो उसको पकड़ने के लिए भागती थी, आज उसके साथ भागने में अपनी शान समझते हैं, उसके साथ भागना पसंद करते हैं और उस आदमी की इज्जत करते हैं। वो शख्स उनके लिए आज उनका ब्रांड एम्बेसडर है। एक उस शातिर क्रिमिनल की कहानी जिसने अपनी भी जिंदगी बचाई और लोगों की जिंदगी बचा रहा है, एक ज़माने में जो लोगों की जिंदगियां लेने का काम करता था। और इसकी ये जिंदगी बदलने के जिम्मेदार भी पुलिस वाले हैं। उन्होंने ही उसको इस जुर्म की दुनिया से निकाल के इस रास्ते पे डाला। हम बात करेंगे उन्हीं पुलिस वालों की और उस शख्स की जिसने अपनी जिंदगी का काया पलट किया और आज की नई जनरेशन के लिए एक मुनारा बना, एक रोशनी बांटता है वो आदमी आज। कौन कहता है कि क्राइम की दुनिया से वापस नहीं आ सकते? इस आदमी की कहानी सुनिए, आपको यकीन हो जाएगा कि वापस आया जा सकता है। और ये कहानी, आज उसकी उम्र 47 साल की है, 47 ईयर्स। 47 साल के उम्र के राहुल जाधव की कहानी है, मुंबई का रहने वाला। हुआ कुछ ऐसे कि घर में परिवार बड़ा था, आमदन पिता की कम थी। कहने को तो वो एक कंपनी में सुपरवाइजर थे, लेकिन सैलरी ज़्यादा नहीं थी। घर का गुजारा ठीक नहीं होता था, जहाँ रहते थे वहाँ की कंपनी भी ठीक नहीं थी, माहौल खराब था। तो अपनी उम्र के बच्चों के साथ मिलके इस आदमी ने भी नशा पत्ता करना शुरू कर दिया। सिगरेट पीना, नशा करना, उस जमाने में जो भी होता था, चर्च, भांग, ये वो, उन चक्करों में पड़ गया। और उन्हीं दिन को इसका एक दोस्त, जिसको अपने भाई की तरह मानता था, वो एक चोरी चकारी लूट मार के चक्कर में बंद हो जाता है और जेल चला जाता है। और ये शख्स जो अभी 17-18 साल की उम्र का, पता नहीं जिंदगी क्या होती है, क्राइम क्या होता है, जेल क्या होता है, पुलिस क्या होती है, ये अपने दोस्त को बचाने के लिए, उसकी जमानत करवाने के लिए अपने कुछ दोस्तों से चंदा इकट्ठा करता है। किसी से 1 रुपया, किसी से 5 रुपया, किसी से 10 रुपया कर करा के इधर उधर से थोड़ी बहुत कहीं से चोरी चकारी भी की। और वो एक पैसा इकट्ठा करके एक वकील को दे के अपने दोस्त के कहने पे उसकी जमानत करवा लेता। लेकिन वो जमानत करवानी इसको बहुत महंगी पड़ी, राहुल जाधव को। महंगी इसलिए पड़ी कि उसका दोस्त जितने दिन आर्थर रोड जेल में था, उतने दिन में उसकी यारी दोस्तियां बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स के साथ हो गई। टेलीफोन नंबर ले लिए गए, मैसेज एक्सचेंज होने लगे, और अचानक इस आदमी को एक बहुत शातिर क्रिमिनल, बड़े गैंगस्टर का फोन आता है,
जिसको इसका नंबर इसके उसी दोस्त ने दिया था जिसकी इसने आर्थर रोड जेल से जमानत करवाने में मदद की थी। और वो फोन किसी और का नहीं, अंडरवर्ल्ड सरगना गुरु साटम का था। ये बात है 2000 साल की, साल 2000। गुरु साटम नया नया छोटा राजन से अलग हुआ था। छोटा राजन पे 2000 सितंबर में हमले के बाद जो गैंग टूटा, जिसमें काफी सारे लोग छोटा राजन के इसको छोड़ के अलग हो गए, उनमें से गुरु साटम में एक था। गुरु साटम को नया गैंग बनाना था, नए लोग चाहिए थे, और हर वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से नए नौजवान जिनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उन लोगों को भर्ती किया जाए ताकि पुलिस की नजरों से बचे रह सके। तो वो इसके दोस्त ने इसका नंबर दे दिया कि भाई मेरे इस दोस्त को आप फोन करोगे तो शायद वो आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगा। और वही हुआ। गुरु साटम ने इससे बात की और इस आदमी ने अपने दोस्त के साथ और बाकी दोस्तों के साथ ये नाम सुने हुए थे, अरुण गवली, अमर नायक, गुरु साटम, रवि पुजारी, ये सब लोग। तो गुरु साटम का फोन आता है तो इस आदमी के मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। हैरान हो जाता है कि मैं इतने बड़े गैंगस्टर से बात करूं तो कैसे करूं, लेकिन भाषा एक थी, मराठी में बात होती। और उस समय इस शख्स की उम्र 24 साल हो गई थी। थोड़ा अक्लमंद हो गया था, अच्छा बुरा पहचान सकता था, लेकिन जब मंद बुद्धि आती है ना तो कोई अकल काम नहीं करती, इसीलिए उसको मंद बुद्धि कहते हैं। तो गुरु साटम ने कहा हमारे लिए काम करोगे, और इस आदमी को ऐसा लगा जैसे मेरे लिए कोई बहुत बड़ा कुबेर की धनराशि का दरवाजा खुल गया। इसने हाँ कहा तो गुरु साटम ने कहा 1 मिनट रुको, हमारे साथी रवि पुजारी से बात करो। रवि पुजारी के किस्से आपने सुने, गुरु साटम के सुने, और एक नया नौजवान जिसने कभी अंडरवर्ल्ड में काम नहीं किया, खाली नाम सुने थे, उसके साथ 2 बड़े सरगना बात कर रहे। तो रवि पुजारी ने इसको कहा कि सुनो भाई, आज से आप हमारे छोटे भाई, आप ये काम करो, आपको पैसा वैसा लगातार मिलता रहेगा, चिंता मत करो, आपका नंबर हमारे पास है। और थोड़े घंटों के बाद इस आदमी के घर पे कुछ लोग उल्टा सीधा नाम रख के आते हैं और इसको 10,000 रुपया दे के चले जाते। और इस आदमी ने जिंदगी में पहली बार 10,000 रुपया कैश देखा 2000 के एंड में। और इसकी तो आंखें चौधे आ गई कि ये तो काम ही बहुत अच्छा। मेरा बाप इतनी मेहनत करके इतनी तनख्वाह मिलती है कि घर का गुजारा नहीं होता, ये तो मुझे एक फ़ोन पे बात करने का 10,000 मिल गया। मिलने के बाद इसके मोबाइल फ़ोन छोटा सा पुराना सा रखा हुआ था एक, उस पर एक बार फिर घंटी बजती। तो रवि पुजारी कहता है कि तुम हमारे लिए ये 3-4 काम करो, जिनमें बहुत इसको लगा कि मामूली काम है। इसको कहा गया कि फलां फलां जो कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ बिल्डिंग बन रही है, वहाँ पे जाओ और देखो वहाँ पे मैनेजर कौन है, और उसमें जो करता धरता 3-4 बड़े हैं, बड़े तरीके से उनका टेलीफोन नंबर हमें ला के दो, और उसकी कुछ बड़े तरीके से तस्वीरें खींच के बिल्डिंग कितनी बन गई है, कितनी बाकी है, वो इस किस्म का कुछ रैकी जिसको हम कहते हैं, वो करने के लिए लगा दिए। और इस आदमी ने बहुत मेहनत करके, नया नया काम मिला था ना, बहुत मेहनत करके उनके साथ बैठ के वर्कर्स के साथ दारू पिया, सिगरेट पिया, ये किया वो किया,
और उनका बड़े तरीके से नंबर ले लिया। बातचीत करके 3-4 दिन में पूरा चिट्ठा इकट्ठा कर लिया कि 150 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इसके 3 पार्टनर हैं, उनके ये नाम हैं और मैनेजर का ये नंबर है, इसका ये नाम है। जो बातें पूछी गई थी सब इकट्ठी करके ये अपने पास कागज लिख के बैठ गया। और फिर एक दिन फोन आता है रवि पुजारी का। क्या हुआ? ये आदमी तोते की तरह जो कागज पे लिख के रखा था सब बता देता कि ये ऐसे ऐसे ये लोग हैं, ये उनके नंबर हैं सब। दूसरे दिन इसके पास एक बहुत बढ़िया मोबाइल फोन पहुंच जाता जिसमें फोटो भेजी जा सकती है, ये वो सब हाई एंड मोबाइल फोन, और इसको शाबाशी दी जाती है और 20,000 रुपया दे जाता है आदमी। एक मोबाइल फोन नया मिल गया, एक 20,000 रुपया मिल गया। 4 दिन आदमी ने काम किया, उसके बाद चुप। और इस आदमी को समझ नहीं आ रही थी इस पैसे का क्या करूं। अपने घर में जाके अपनी माँ को, अपने पिता को बता नहीं सकता कि मैं ये पैसा लेके आया हूं, तो कहाँ से लाया हूं। तो दोस्तों के साथ बैठ के शराब पीना शुरू। जो पहले आदत लग चुकी थी थोड़ी बहुत पीने की, नशा करने की, अब वो आदत महंगी हो गई। ब्रांडेड किस्म की दारू खरीदी गई, अच्छी महंगी सिगरेट खरीदी गई, दोस्तों के साथ बैठ के पार्टियां करना शुरू हो गया। इसी तरह फोन आते रहे, ये आदमी इन्फॉर्मेशन देता रहा। उसके बाद फिरौतियों की रकम इसके पास आने लगी लाखों की, जो आगे जाके हवाला डीलर्स को देनी होती थी। हवाला डीलर को देने से जो कमीशन मिलता था, तो इस आदमी का खुद का कहना है कि मुझे शायद लाखों रुपये मैं महीने के कमाने लगा, लेकिन सबका सब इसी तरह अयाशी में निकल जाता था। लेकिन बहुत बड़ा सर्कल इसका बन जाता है। अंदर अंदर ये आदमी मरने लगता है, इसके लंग्स कमज़ोर होने लगते हैं, किडनीज में शिकायत होने लगती है, हार्ट वीक होता है, और ये आदमी पैसा तो है लेकिन नशे इतने लग गए कि शारीरिक तौर पे कमज़ोर होने लगा, और तभी पुलिस की नज़रों में आता है। भागना पड़ता है घर छोड़ के। तो ये आदमी गिरगांव चौपाटी, मुंबई की मशहूर सी फेसिंग एरिया, गिरगांव, जहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े देवता माना जाता है, गणपति महाराज की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। बहुत फेमस जगह है, टूरिस्ट स्पॉट गिनी जाती है। मेरिन ड्राइव, ओबराय होटल से शुरू हो के तो गिरगांव चौपाटी पे आके ख़त्म होती है, जिसको क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है। तो वहाँ पे चौपाटी के बिल्कुल सामने 4-5 बड़ी बिल्डिंग हैं, जिनपे रीड एंड टेलर, मिस्त्री हाउस, मास्टर हाउस, उनके साथ एक ओवर ब्रिज बना हुआ है छोटा सा रेलवे लाइन के ऊपर से, अभी तो टूट गया, गिरा दिया उसको। तो पसंद जो लोग गिरगांव चौपाटी से रेलवे लाइन क्रॉस करके दूसरी तरफ स्टेशन पे जाना चाहते हैं, उनके लिए बनाया गया था फुट ओवर ब्रिज, FOB जिसको कहते हैं। तो ये आदमी पुलिस से डर के वहाँ पे रात को उस ब्रिज की सीढ़ियों पे सो जाता है, दारू पी नशा किया, पैसे छुपा के कहीं रखे हुए। और वहाँ पे इसको पता नहीं था, अचानक इसको आवाज़ आती है, पकड़ो। सतर्क होता है, नींद से आंखें खोलता है तो देखता है उस रोड पे, गिरगांव चौपाटी वाली रोड जिसको मेरिन ड्राइव कहा जाता है, उस पे हजारों लोग भागे जा रहे हैं, फैंसी ड्रेस, कलरफुल कपड़े। असल में वो उस समय पे नई नई शुरू हुई मुंबई मैराथन की रनिंग हो रही थी। और ये आदमी
जब पीछे मुड़ के देखा तो पुलिस वाले आ रहे हैं तो भागा, उस मैराथन में घुस गया जहाँ वो दुनिया भर से आए हुए रनर्स उस मैराथन में हिस्सा ले रहे थे, उनकी भीड़ में घुस गया। लेकिन पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते, उन्होंने अपने तरीके से कि किसी तरह ये रेस में डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई भागदौड़ नहीं मचे, उन्होंने इस आदमी को पीछा किया। लेकिन ये तो शराबी, कबाबी, नशेड़ी, गर्दुल्ला, बेवड़ा, जिसम में जान नहीं, थोड़ी दूर भाग के गिर जाता, पुलिस वाले पकड़ के उठा के ले जाते हैं, बंद कर देते। और वहाँ से इस आदमी की जिंदगी में एक मोड़ आता है। जब इसका नशा टूटता है, नींद पूरी होती है, पुलिस स्टेशन में पिटाई अच्छी हो जाती है, खुराक मिल जाती है, तो इसको लगता है कि नहीं अब ये सब छोड़ देना चाहिए। और इसको पकड़ने वाली टीम किसी और की नहीं थी, मुंबई के सबसे प्रसिद्ध एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सलास्कर की टीम ने पकड़ा था। क्यों पकड़ा था वो भी आपको बता देते। जैसे ये आदमी रैकी करते करते विजय पुजारी का, रवि पुजारी का खास आदमी बन जाता है, तो उसी समय काफ़ी सारे लोग रवि पुजारी के पकड़े जाते हैं। बहुत बड़ी मुहिम पुलिस ने चलाई थी उसके गैंग को ख़त्म करने की। अब उसके पास शॉर्टेज थी नए लोगों की, तो उसने इस आदमी को, राहुल को, जादव को बोला कि तुम अपने दोस्त इकट्ठे करो, अपना एक गैंग बनाओ, हम आपकी मदद करेंगे, हथियार भेजेंगे। तो इस आदमी ने जिन लोगों के साथ उस पैसे से इतने साल दारू पी, उनसे मदद भी ली, काम किया, एहसान थे, तो इस आदमी ने 17 लोगों का गैंग बना लिया, हथियार भेज। अब जो काम पहले दूसरे लोग करते थे वो रवि पुजारी इससे करवाने लग गया, जिसने थाना में फायरिंग, मुंबई के फायरिंग, यहाँ फायरिंग, वहाँ फायरिंग, जहाँ जहाँ हुक्म होता था बहुत लोगों को इंजर्ड किया। लकीली मरा कोई नहीं था, क्योंकि रवि पुजारी का मेन काम होता था मारना कम, डराना ज़्यादा, ताकि हमें एक्सटॉर्शन का पैसा मिल जाए। आदमी मर गया तो पैसा नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से करते बहुत सारे वारदात इस आदमी ने कर दी थी और एक बड़ा गैंग बना लिया था। और रवि पुजारी के कहने पे, और जिस केस में इसको पकड़ा वो थोड़े दिन पहले ही इसने खार में उसी तरह के प्रोजेक्ट में कार्य किया था जिस किस्म के प्रोजेक्ट की इसने सबसे पहले रैकी की थी। उसी किस्म की कंस्ट्रक्शन साइट खार वेस्ट में, बहुत महंगा इलाका है, पॉश एरिया है। एक बिल्डिंग के मालिक को डराना था, और जब वहाँ गया तो मालिक नहीं था, मैनेजर था, उसको गोलियां मार दी, इंजर्ड हो गया, तो ये लोग भाग गए। लेकिन मैसेज कन्वे हो गया कि हमें पैसा नहीं दिया तो ये हाल होगा। वहाँ से ये आदमी अपने दोस्तों को सबको भगा के खुद रेलवे लाइन के फुट ओवर ब्रिज पर रात काटने आ गया और वहीं से पकड़ा जाता है। मैराथन दौड़ते हुए लोगों 2007 में इस आदमी को पकड़ के बंद कर दिया जाता है। वहाँ से इसको फिर चेंज ऑफ हार्ट होता है, दिल बदलता है, मैं अब सुधरूंगा। तब तक 2008 में विजय सलास्कर की शहादत हो जाती है मुंबई हमले में। विनायक वस्त एक ऑफिसर आते हैं जो उस केस को आगे बढ़ाते हैं। वो देखते हैं ये आदमी सुधरना चाहता है तो इसकी हेल्प करते हैं। को कत्ल तो कोई किया नहीं था, लेकिन 11 केसेस थे असॉल्ट के, अटेम्प्ट टू मर्डर के, फरौती के, ये वो सब मामला तो बड़ा था, लेकिन उन्होंने इसकी शिद्दत को, ईमानदारी को देखते हुए इसकी मदद की और 2010 में इसकी जमानत करवा दी। 2010 के बाद भी
अब विनायक वस्त कहाँ कहाँ जाएंगे इसको बचाने। 2011 के बाद फिर इसको बाकी पुलिस स्टेशन पकड़ने लग गए। कहीं कोई किस्म की रवि पुजारी की धमकी आती थी, इसको ढूंढ के पकड़ के ले जाते थे। और यहाँ तक कि छोटा राजन के जब JD का मर्डर होता 2011 में, उस केस में भी पुलिस वाले उठा के ले गए कि तुम्हारा इसमें हाथ हो सकता है। खैर करते करते इस आदमी ने कहा कि साहब मैं सब छोड़ चुका हूँ, मैं अभी सुधरना चाहता हूँ। तो 2013 में फाइनली इसके सब केस खत्म हो गए, एकदम फ्री हो गया। उसके बाद इस आदमी ने कहा कि अब मुंबई छोड़ के कहीं और जाना पड़ेगा। तो विनायक वक्त ने इसको थाना के एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेज दिया कि इसकी नशे की जो आदत है वो छुड़ाई जाए। वहाँ से इसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन उसके बाद इस आदमी ने पूना में एक मुक्तांगन करके एक डी एडिक्शन सेंटर था, वो ज्वाइन किया। वहाँ पे इसके काम करते करते नशा मुक्त हो गया, लोगों का नशा छुड़ाया, काम करने लगा, मेहनत करने लगा। और वहीं पे एक नर्स जो इलाज किया करती थी नशे के मरीजों का, उसके साथ मोहब्बत हो जाती और शादी कर लेता। और वो नर्स के बहुत सारे रिश्तेदार पुलिस फोर्स में थे, छोटे ओहदे से लेके बड़े ओहदे तक। वो भी वहाँ पे सेवा करती थी, उसको कोई ज़रूरत नहीं थी नर्स बनने की, अच्छी फैमिली की थी। लेकिन इसकी नेचर देख के शादी हो गई। उसके बाद ये आदमी सुधर गया, वापस मुंबई आता है नई जिंदगी शुरू करने। करता क्या, एक चॉकलेट बनाने वाली कंपनी में बाईकला में नौकरी करता। तो बड़े बड़े अमीर लोगों के जो चॉकलेट के ऑर्डर्स आते थे वो लेके, जैसे आज स्विगी वाले या दूसरे किस्म के लोग जाते हैं, जोमेटो वाले, उस किस्म से वो चॉकलेट्स लोगों के घर में डिलीवर करने जाता था। रहता था मुंब्रा में, मुंब्रा तक गाड़ी जाती थी, मुंब्रा से आता था। रहता था डोंबिवली में, वहाँ से 14-15 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो ये आदमी काम ख़त्म करके ट्रेन से मुंब्रा तक जाता था। उसके बाद इसके दिमाग में भूत आया, सवार हुआ कि मैं मैराथन रनर बनूंगा। तो मुंब्रा से डोंबिवली तक भाग के जाता था, ट्रेन छोड़ देता था। तो अपने आप को ऐसा मैराथन ट्रेन करने लगा। वो जहाँ से भागते हुए जो पकड़ा गया था, वो बात उसके दिमाग में थी। खैर टू कट इट शॉर्ट, आज के दिन में वो आदमी पूना पुलिस का ब्रांड एम्बेसडर है और पूना पुलिस के जवानों को मैराथन दौड़ना सिखाता है। और वो पुलिस वाले इसके साथ मैराथन दौड़ते हैं। तो जो आदमी एक ज़माने में खुद पुलिस से भागता था, आज पुलिस वाले उसके साथ उस रेस में भागते हैं। येरवाड़ा जेल जहाँ पे इसने सज़ा काटी, वहाँ पे कैदियों को ट्रेन करता है, डी सेक्शन करता है, उनको जुर्म के रास्ते से हटाने की प्रेरणा देता है। और सब चलते हुए आज के दिन में वो आदमी एक प्रेरणा स्रोत है। सो दोस्तों, अगर आप जो लोग देख रहे हैं, कुछ लोग किसी मजबूरी से, किसी कारणवश गलत रास्ते पे चल पड़े हैं, तो इस आदमी से सीखिए। राहुल यादव आज वो एक मशाल लेके आपके सामने है कि अगर आप जुर्म का रास्ता छोड़ के, नशे के रास्ता छोड़ के सीधी जिंदगी व्यतीत करना चाहो तो कर सकते। आज उसको कोई बीमारी नहीं है, उसका हार्ट भी बराबर काम करता है, लंग्स ठीक हो गए, नशा छूट गया। और वो आदमी 21 मील की हाफ मैराथन दौड़ता है। और अभी हिंदुस्तान नहीं, बाहर भी बॉस्टन मैराथन दौड़ के आया वो। और अपनी खुद की मियाँ बीवी दोनों NGO चलाते हैं और लोगों का नशा मुक्त करवाते हैं और उनको नई जिंदगी देने का रास्ता सिखाते हैं। तो आज के दिन के लिए इतना काफ़ी। आने वाले दिनों में इस किस्म की इंस्पायरिंग स्टोरीज लेके फिर हाजिर होंगे।
तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।